हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। मैं शरद आज फिर से आपके साथ फिजिक्स लेके आ गया हूँ। आपके फिजिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम फिर से आगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। डायमेंशन का एक टॉपिक रह गया था आपका, उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ homogeneity of dimension। ये एक आपका टॉपिक रह गया था, इसके बारे में हम देखते हैं ये होता क्या है। एक्चुअल में जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन अ सेम वे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं होमोजेनिटी की बात कर लेता हूँ। होमोजेनिटी होता क्या है? होमोजेनिटी, होमो मतलब हमारा सेम होता है। आपका 2 टर्म आता है, एक होमोजेनिटी होता है, एक हेटेरोजेनिटी होता है। होमो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। जैसे नाम से मुझे पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, तो इस सेम एक्सप्रेशन आपको देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें मैंने लिख दिया v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू, मैं बोल दिया a प्लस बी टी प्लस सी, ये आपका t टाइम है, प्लस d। ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक सिंपल एक्सप्रेशन है जिसमें मुझे a b c और d, इसका डायमेंशन मुझे नहीं पता है, ये मुझे निकालना है। क्या होगा ए बी सी का डायमेंशन? तो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं होमोजेनिटी मतलब सेम एक्सप्रेशन होगा, इक्वल के इधर इक्वल को उधर, मेरा सेम एक्सप्रेशन होगा। यहाँ जो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, आपका एक्सप्रेशन जो भी प्लस या माइनस होता है वो सेम डायमेंशन को डिनोट करता है। जैसे मैं इधर इक्वल बोल रहा हूँ, इसका जो हमारा होता है डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी हमारा है एल की -1, ये मीटर पर सेकेंड ऐसे निकला है। एम का एल, एस का टी, ये ऊपर होता है एल, टी ऐसे होता है एल माइनस टी, कुछ ही एक्सप्रेशन नहीं आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया। अब इसके इक्वल जो हमारे ये आया है, कोई भी एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, हमारा सेम एक्सप्रेशन में होता है, सेम क्वांटिटी में होती है। अगर मैं प्रेशर को प्रेशर से ऐड कर सकता हूँ, लेकिन प्रेशर को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। वैसे में बात करें वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल बोला है, तो यहाँ पे जो प्लस का होगा ये भी आपका वेलोसिटी की टर्म में ही आना चाहिए। मैं ये बोल सकता हूँ ए का भी जो डायमेंशन होगा एल के -1 होगा, क्योंकि इसके इक्वल ही आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो मैं जो वेलोसिटी का मेरा डायमेंशन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं पूरा इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ प्लस है। आप जैसे जानते हैं कोई भी 2 क्वांटिटी होती है, उसके बीच में जब हम एडिशन करते हैं, किसी सेम क्वांटिटी के बीच में ही एडिशन हो सकता है। कोई दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये इसके इक्वल दिखा रहा है तो ये मस्ट है आपका v इक्वल टू ए होगा आपका, और a जब है सेम क्वांटिटी का एडिशन होता है, बी टी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। और c अपॉन टी प्लस डी जो है मेरा एक्सप्रेशन, ये बी टी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सेम आपका डायमेंशन होगा इसका, क्योंकि एडिशन हुआ है। ये तो बात हुई है। अब मैं इससे a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल टी -1, ये आपका डायमेंशन हो गया a का। ठीक है, a का डायमेंशन मेरा इतना आ गया। अब मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वेट करके लिख लूँ, इक्वल टू बी टी ऐसे है। a का मैंने जस्ट निकाला ये है,
मैंने लिख लिया एल टी माइनस वन इक्वल टू बी टी। टी का डायमेंशन हम जानते हैं, कैपिटल टी होता है एल टी माइनस वन बी कैपिटल टी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करेंगे हम एल टी माइनस टू, कुछ यूं आ जाएगा एक्सप्रेशन आपका। ये b की वैल्यू मेरी ये आ गई। b का डायमेंशन, हमें डायमेंशन ही निकालना है बेसिकली। a का डायमेंशन हमने निकाल लिया, हमारा कुछ a का डायमेंशन ये आया था, b का डायमेंशन हमारा कुछ ये आया है। अब हम c का निकालेंगे। अब भाई इसमें हुआ है कुछ प्रॉब्लम। आप बोलेंगे सर इसमें तो d और c दो अलग अलग मतलब अननोन, दो हमारे एक इक्वेशन में दो अननोन आ गए। अब कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कि कोई भी दो क्वांटिटी जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, उन लोग की जो एक्सप्रेशन होता है सेम होना चाहिए डायमेंशन। यहाँ पर t और d का जो आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है। अगर टाइम से आपका d का एडिशन हो रहा है तो d का जो एक्सप्रेशन होगा वो टाइम के ही टर्म में होना चाहिए, ये मस्ट है। एडिशन हो रहा है, सेम क्वांटिटी में एडिशन होती है, टाइम में दिया है, ये भी आपका टाइम आएगा, मतलब d का मुझे पता चल गया, t आ गया डायमेंशन, ठीक है। ये तो मुझे d का पता चल गया। अब मुझे c का निकालना है। एल टी माइनस वन ये मेरा वेलोसिटी है, पहला मैं लिया, पहला और लास्ट ले रहा हूँ, इक्वल टू सी टी। टी का मेरा डायमेंशन होता है कैपिटल टी, और डी का जस्ट में होता है सेम क्वांटिटी एडिशन होगा, ये कुछ ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। ये आ गया कुछ। इसके बाद मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका एडिशन होके 2t कुछ ये ऐसा आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर इससे करूंगा, एल टी माइनस वन मेरा है ही 2 मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। मुझे कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है डायमेंशन से। बस डायमेंशन मैं लूंगा t, ठीक है। अब c की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, t माइनस में t इसका प्लस वन होता है, एडिशन होगा, माइनस प्लस कट जाएगा, आपका l बचेगा बस। तो c का मेरा डायमेंशन l आ गया। तो मैंने कैसे निकाला? मैंने एक चीज बेसिकली याद रखा कि जो मेरा एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, मैं मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डिवीजन की बात नहीं कर रहा, बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों चीज़ों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है किसी भी दो क्वांटिटी का, उनका सेम क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों, जो उनका डायमेंशन होना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी हो ही सकता है। अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर में से प्रेशर में माइनस करूँगा तो मेरा प्रेशर ही मिलेगा, दोनों की क्वांटिटी प्रेशर सेम ही होगी ना। वैसे मैं अगर बात करूँ, मैं फोर्स में से मैं एक्सेलरेशन नहीं माइनस कर सकता, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ प्लस हो रहा है तो इसका a का आपका a का जो आपका क्वांटिटी हो जो a है वो और bt सेम होगी, वैसे ही c अपॉन t प्लस d ये सेम होगा। और सब किसके इक्वल है? v के, सब v के इक्वल है, तो हम इसके इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। ये तो आपका एक टॉपिक रह गया था डायमेंशन का। अब हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे आज से। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं? या तो हम वेक्टर में करेंगे या तो स्केलर में करेंगे। कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हुई, या तो उसको हम स्केलर में करेंगे या तो उसको हम
नीचे लिख दूंगा वेक्टर में करेंगे। बेसिकली हम दो ही चीज में कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब होता क्या है इनके बारे में देखते हैं हम। स्केलर हमारा जो होता है, स्केलर में हम क्वांटिटी जिस एक्सप्रेशन में हम लोग दिखाते हैं उसके लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मेरे लिए बस मैग्नीट्यूड ही केवल सफिशिएंट होता है। इसके लिए मैग्नीट्यूड ही बस सफिशिएंट होता है। लेकिन वेक्टर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ भैया मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी मुझे चाहिए कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर स्केलर मैं ले लूं, जैसे मास हुआ आपका, मास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैं डेंसिटी ले लूं, मैं डेंसिटी ले लूं, मास हुआ डेंसिटी हुआ। अब मैं कोई और भी इसमें ले सकता हूँ जिसमें डायरेक्शन ना होता हो, ठीक है। जैसे मैं वॉल्यूम ले लिया, अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम, ये भी एक आपका डायरेक्शन लेस है, इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है आपका। अब अगर मैं इसकी बात करूँ वेक्टर की, तो मैं अगर वेलोसिटी ले लूँ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होती है मेरी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। कि जैसे मैंने बोल दिया 15 किलोमीटर पर आवर, ये साउथ में जा रहा है कोई, तो हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं, साउथ में जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन जरूरी है एकदम, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर इसी का सेम एक्सप्रेशन एक होता है स्पीड मेरा, अगर मैं स्पीड की बोलूँ, ये आपका स्केलर में आता है, क्योंकि इसके लिए आपका डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है स्पीड के लिए। सिमिलरली मैं अगर बोलूँ, एक होता है आपका डिस्टेंस के लिए भी आपका डायरेक्शन जरूरत नहीं होता है, लेकिन एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, कोई बंदा है ये, ठीक है, इसको ये ए पॉइंट पे खड़ा है, इसको बी पॉइंट फिर सी पॉइंट इसको जाना है। इसको जाना बेसिकली ए से सी पे है। तो अगर ये, और रोड इसका जो है कुछ यूं है, ये ऐसे जा सकता है बस, ठीक है। ये चलना स्टार्ट करता है, ये ए से पहले बी पे आता है, फिर बी से ये सी पे जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये 5 किलोमीटर है, ये भी आपका 5 किलोमीटर है, नहीं, मैं बोलूँ अगर ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं बोलूँ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आपका 4 + 3 ये आपका डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो जाएगा। बट मैं वही अगर बोलूँ कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ए से सी पे आने में, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम सीधा एक लेंगे यहां से, एक लाइन ये सीधा, क्योंकि भैया यहां से यहां ही तो गया है, हम इसका डायरेक्शन लेंगे सीधे, यहां से यहां गया है ये, तो इसका डायरेक्शन ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस में निकालेंगे 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 किलोमीटर ही बस होगा, ओनली 5 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया भैया, इसने डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो केवल 5 किलोमीटर ही उसने ट्रेवल किया है, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर की, सॉरी स्केलर और वेक्टर की। हाँ, अब वेक्टर में कुछ टर्म्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूं। अगर इसमें बोलूं, मैंने वेक्टर तो पढ़ लिया कि कोई भी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होता है, वो मेरा वेक्टर होता है, कोई भी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन। बट वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होता है इसका। वेक्टर नोटेशन की मैं बात करूं अगर,
वेक्टर हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोल दिया कि कोई क्वांटिटी जिसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ये आपका वेक्टर नोटेशन होता है। आप बोलेंगे सर इसमें हम ऐसे क्यों करते हैं, इसमें है क्या? इसमें जो मेरा ए होता है ये मेरा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मेरा ए हो गया। ऊपर जो ये सिंबल होता है ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होने को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि एक डायरेक्शन में है वो, ठीक है। और जो ये होता है किनारे जो लगा होता है ये हमारा मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है। ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये ऊपर वेक्टर की क्वांटिटी शो कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में है। ये तो वेक्टर का नोटेशन हो गया। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जांपल ले लेता हूं 15 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसका क्या करूंगा, मैंने लिख दिया 15, इसका मैंने डायरेक्शन ऐसे शो कर दिया। ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूं वही 15 किलोमीटर पर आवर, कोई डायरेक्शन ना दूं, मैं सिंपली इसको 15 ही लिख सकता हूँ, बस ऐसे ही लिख दूं, मैग्नीट्यूड मेरी सही है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई आपकी नोटेशन की। अब हम आगे देखते हैं, इसी में वेक्टर में कुछ और टर्म्स है हमारे। जैसे मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँगा तो क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स है, सॉरी ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, कोई मेरा एक्स वाई प्लेन है। अब मैं बोल इस पर कोई वेक्टर मेरा कुछ यूं, कोई वेक्टर मेरा ए है, ठीक है। सिंपली मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। कोई वेक्टर मेरा ए, ये एक्स से थीटा डिग्री बनाता है। तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जो मेरा एरो, ये एरो शो करता है ये ऐसे, जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस एक्सिस के साथ एरो फॉर्म होता है, वो जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म होता है वो हम ले लेते हैं, फिर ऐसा बनाएंगे। एक्चुअली ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, ठीक है। ये थीटा डिग्री बना रहा है। हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया, जो हमारा एरो होता है वो हमारा वेक्टर को शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है। ये पैरेलल होता है वेक्टर के डायरेक्शन के, ठीक है। ये तो बात हुई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। अब हम अगर एंगल की बात करें, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे दिखाते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मैं इसकी बात करूं, किसी दो वेक्टर को हम एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक ए वेक्टर, ये मैंने ये ले लिया, मैंने एक वेक्टर ये बी ले लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में मुझे एंगल डिफाइन करना है, मैं कैसे करूँगा। एंगल्स में हम जानते हैं दो तरीके से बनता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अगर मैं इस केस की बात करूँ, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर कोई एंगल 120 बन रहा है, ठीक है। ये 120 यहाँ पर एंगल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एंगल जो मैं बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर बीच में एंगल होता है,
एक्चुअल में वही 120 है ये। या तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेम मैं इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, ये ए है, सिमिलरली मैंने वैसे बनाया, और बी मैंने यहाँ से बना दिया। कोई प्रॉब्लम? बस मैंने इसको ये वेक्टर उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब इसके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसके बीच में मेरा 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, होता ना, इसको एक्सटेंड करेंगे 180 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री आता है। वही सिमिलर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, 60 डिग्री आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूँ क्या ये 60 डिग्री सही है कि 120 सही है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो भी आपका एंगल बनता है वो आपका हमेशा इंटरनल एंगल हम लेते हैं, ये हमारा सही है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये मेरा एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, यहाँ से मेरे सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहे हैं, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। लेकिन ये इसको एक्सटेंड करके मैंने इसके आगे जोड़ा है, तो ये मैं एंगल नहीं लूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। एक आपका होता है यूनिट वेक्टर। एक्चुअली में यूनिट वेक्टर होता क्या है, अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर होता क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, 1 यूनिट जिसकी मैग्नीट्यूड हो, वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे इसका हम लोग नोटेशन क्या होता है हमारा, सिंपली हम इसके ऊपर कैप बना देते हैं। जैसे मेरा था ना ये वेक्टर था, इसके ऊपर हम कैप बना दी, हमारा यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है। यूनिट वेक्टर इसमें करता क्या है, इसका काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है टू शो डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर का किसी भी मैग्नीट्यूड, ये इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ये जो गया आपका ए, ये तो आपका मैग्नीट्यूड शो करता है, और ये जो होता है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये आपका डायरेक्शन शो करता है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला ये भी तो डायरेक्शन ही शो करता है, वैसे ये भी डायरेक्शन ही शो करेगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात हो गई कि ये डायरेक्शन शो करता है। इसको हम लोग अलग अलग प्लेन में, हम जानते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड 3 प्लेन होते हैं, तीनों हम इसको अलग अलग डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स में हम करते हैं इसको आई कैप, इसमें करते हैं हम इसको जे कैप, इसमें करते हैं हम इसको के कैप। इस कैप के बदौलत हम इसको दिखाते हैं इसका डायरेक्शन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 2 3 1 2 3, ये कोई ग्राफ में बना रहा हूं जिसका ये कोई पॉइंट ए है 1 1 पे, फिर ये 2 3 बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक, ये मैंने बना दिया। अब मैं बोलूं इसमें कि मुझे ए को डिनोट करना है, ए जो मेरा एक्स वाई प्लेन में, इसको मुझे दिखाना है, इसके डायरेक्शन साथ में कैसे बोलूँगा? मैं इसको लिखूंगा कुछ इस प्रकार कि ए को मैं लिख सकता हूँ 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, क्योंकि 1 पे है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 1 1 है। अब मैं वही बी की बात करूँ, अगर ये भी डायरेक्शन मैंने बताया है, अगर मैं बी की बात करूँ 2i प्लस 3j, क्योंकि 3 पे ये y एक्सिस पे 3 है, तो मैंने j के साथ 3 दिया, क्योंकि हम जानते हैं y का j होता है डायरेक्शन शो करने का, और x का 2 पे है
और आई हम लगा दें क्योंकि हम जानते हैं x का आई होता है डायरेक्शन शो करने का। अगर भाई ये z प्लेन बेस में होता तो हम सिमिलरली इसको शो कर, जैसे कि मैंने बोल दिया 3i 4j प्लस 5k, ये किसी भी क्वांटिटी एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक्चुअल में मैं शो क्या कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ ये जो है 3 जो लाई कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस एक्स पे है, 4 वाई पे है, ये एक्स पे ये वाई पे है और ये जेड पे मेरा, तीनों प्लेन को मैं डिनोट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये तो बात है यूनिट वेक्टर की। एक आपका होता है जीरो वेक्टर, उसकी हम बात कर लेते हैं। जीरो वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, सिमिलरली जैसे हमने यूनिट वेक्टर देखा था, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जीरो वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, या फिर इसको हम एक चीज बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। इसको दो चीज हम बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। किसी चीज में जीरो से मल्टीप्लाई तो उसका वैल्यू जीरो होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये मैंने तीनों एक्सिस दिया, x y और z, मैंने तीनों एक्सिस कंसीडर किया है। तीनों अगर वैल्यू जीरो है मेरी, तो ये मेरा टोटल वेक्टर जीरो हो जाएगा, जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है। इसको हम पूरा बोलेंगे नल वेक्टर, और जीरो वेक्टर, ठीक है। ये तो आज हम वेक्टर बारे में कुछ डिस्कशन किए हैं। अब हम अगले लेक्चर में स्केलर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और बाकी हम अभी इसके वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर आइएगा। अगला लेक्चर आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल जरूर कीजिएगा। थैंक यू।